सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग अनपेड सेलर के बारे में आज डिस्कशन चालू करेंगे। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनपेड सेलर है कौन, और उसके बाद उसके हम अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सो हु इज एन अनपेड सेलर। अब जाहिर सी बात है, अनपेड यानी जिसको पैसा नहीं मिला है उसको हम अनपेड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेलर है जिसने गुड्स तो बेच दिया था बायर को, लेकिन उसको पैसा अभी तक नहीं मिला। जो प्राइस पेबल था, ये मनी इज नॉट पेड। ये एक अनपेड सेलर हो जाता है। या फिर उसको मनी पे किया गया इन द फॉर्म ऑफ चेक, चेक के रूप से पैसा दिया गया। एंड चेक जो था जब उसने बैंक में डाला तो ये डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड। दैट मीन्स सेलर रिमेन्स अनपेड। सो सेलर अनपेड तब कहलाता है जब उसको उसके गुड्स का पूरा पैसा न मिला हो। अगर समझो 50% पैसा दे भी दिया तो भी बचा हुआ 50% नहीं दिया है ना, तो ये अनपेड कहलाएगा। सो अनपेड मीन्स जिसको पूरा पैसा नहीं मिला है। हाँ, अगर समझो सब्सटेंशियल मिल गया है तो भी हम मान सकते हैं ठीक है, अब अनपेड नहीं है। सब्सटेंशियल मीन्स समझो 1 लाख के गुड्स थे, समझो 95,000 मिल गया तो बोल सकते हैं चलो ठीक है, इतना मिल गया तो सफिशिएंट है। लेकिन जिसको बहुत ही कम मिला है, या समझो सिर्फ एडवांस दे दिया था कोई 20-25 हजार रुपए का, तो पूरा पैसा नहीं मिला, देन ही इज एन अनपेड सेलर। सो अनपेड सेलर कौन है? इट हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट। So the seller is deemed to be an unpaid seller under any of the following circumstances. तो आगे बताए गए जो हालात हैं उनमें इसको हम अनपेड मानते हैं। पहला, if whole of the purchase price is not paid on the due date, तो ड्यू डेट जो थी उस दिन पैसा नहीं दिया गया, so seller remains unpaid। या फिर if the payment is made लेकिन in the form of a negotiable instrument, for example bill of exchange, check, ये दिया गया, and the instrument is dishonored, जब उसने उस चेक को अपने बैंक में जाके प्रेजेंट किया तो ये डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, एंड द सेलर रिमेन्स अनपेड। सो सेलर अनपेड कब रहता है? जब उसको पैसा ना मिले, सिंपल। द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन, उसका एजेंट भी कवर हो जाएगा, हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, दैट इज एन एजेंट, एजेंट हो गया या कोई और बेली वगैरह हो गया। So, as for example, an agent of the seller, he is also covered under the definition of seller to whom the bill of lading had been endorsed, or even a consignor or agent who has himself paid or is directly responsible for the price. That means जिसको पैसा नहीं मिला और जो सेलर के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो सबको ये राइट्स मिलेंगे। जब हम ये राइट की बात कर रहे हैं, सो अगर मेरा एजेंट है तो उसको भी ये राइट्स प्राप्त होंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से राइट्स मिलने वाले हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। तो अनपेड सेलर की डेफिनेशन ध्यान रखना है आपको, जिसको पूरा पैसा नहीं मिला। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछेंगे, बट आपको केसेस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है जिसको पैसा दिया गया लेकिन बाउंस हो गया चेक, तो वो भी अनपेड कहलाएगा, या जिसको पैसा दिया ही नहीं वो अनपेड कहलाएगा। फिर राइट्स क्या है इसको? अब वैसे देखा जाए तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक राइट्स तो मिलते हैं राइट अगेंस्ट दी गुड्स, गुड्स के ऊपर अधिकार मिलते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं गुड्स देने से मना कर सकता हूँ, तो ये कुछ राइट्स हमको प्राप्त होते हैं। और दूसरे अगेंस्ट दी बायर, बायर के अगेंस्ट में कुछ राइट्स प्राप्त होते हैं। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर गुड्स के ऊपर भी रहेगा और बायर के ऊपर भी रहेगा। तो अभी पहले हम कौन से अधिकार पढ़ेंगे? तो जो गुड्स के ऊपर राइट्स प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे उसको राइट ऑफ लीन मिलेगा, राइट ऑफ लीन इज द राइट ऑन द गुड्स। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट रहेगा, तो ये भी गुड्स के ऊपर का अधिकार है। तो गुड्स उसको अपने पास रखने का राइट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ लीन। या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट रहेगा, फिर राइट टू रीसेल द गुड्स होगा। तो ऐसे उसको कई प्रकार के राइट्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे बायर के ऊपर क्या राइट्स मिलते हैं उसको। सो दोनों अलग अलग करके हम देखेंगे। तो पहले अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एज सच हैज बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ,
पोजीशन अपने पास रखने का अधिकार, कि जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा मैं पोजीशन नहीं दूंगा। भले ही ओनरशिप जा चुकी है, ओनरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ओनरशिप कब चली जाती है, तो अगर गुड्स रेडी है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनरशिप तो जा चुकी है। लेकिन फिर भी अगर हम पोजीशन रखते हैं तो हम बोल सकते हैं भैया तुम जब तक पैसे नहीं दोगे तो हम गुड्स हैंड ओवर नहीं करेंगे। सो इवन इफ द बायर इज द ओनर, फिर भी उसके गुड्स हम रख सकते हैं। सो ये राइट ऑफ लीन है। सो लीन का मतलब भी होता है राइट टू रिटेन द पोजीशन। सो देखेंगे एक एक करके, अभी पहले इतना रीड कर लेते हैं। सो ही हैज अ राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स, तो ये गुड्स के ऊपर के राइट है फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए उसको लीन मिलती है। व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम, जब तक उसका पोजीशन है तब तक ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। कभी कभी उसका पोजीशन जा चुका है, उसके पास से गुड्स चले गए और गुड्स अब कैरियर के पास है। सनी पाजी को हमने हैंड ओवर कर दिया था, सनी पाजी रास्ते पे हैं, गुड्स लेके जा रहे हैं। फिर बाद में हमको पता लगता है कि बायर जो है वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में हमको एक राइट और मिलता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कि ट्रांजिट में गुड्स जा रहे हैं, चल रहे हैं, और हम उसको वहां पे रोक सकते हैं। हम सनी पाजी को फोन करेंगे, बोलेंगे भैया जाओ वहीं रुक जाओ, उसके बाद फिर हम उसको गुड्स को वापस मंगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो इसको भी और डीप में समझेंगे। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंसी होगी जब बायर की, तब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी मिलेगा, स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। पार्टेड विद मींस गिवन अप, ही हैज गिवन अप द पोजीशन, उसने पोजीशन दे चुका था, किसको, तो कैरियर को। हमारे पास से गुड्स जा चुके थे बट अभी कैरियर के पास है, बायर को प्राप्त नहीं हुए। सो यहाँ पे उसको राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा। एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग both these rights he has another right of resale as limited by this act, that means he can resell the goods। ठीक है, फिर से ये बेच सकता है। These rights are subject to the provisions of this act, यानी बाकी के provisions भी आपको ध्यान रखना है कानून के, and of any law for the time being in force। Further these rights are available, ये मिलेंगे, notwithstanding, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, that the property of goods may have passed to the buyer। That means ये राइट आप फिर भी एक्सरसाइज कर पाएंगे even if buyer is the owner। अगर उसको ओनरशिप जा भी चुकी है तो भी आप ये राइट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इसी का आसान शब्दों में मतलब है दैट इज इवन इफ बायर इज द ओनर, तो भी आप गुड्स देने से उसको मना कर सकते हैं। फिर अब हम वही देखते हैं कि कौन कौन से राइट्स उसको मिलते हैं गुड्स के ऊपर। तो ये 3 राइट्स हैं, ये तीनों राइट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, पहले हम देख रहे हैं अगेंस्ट द गुड्स वाले राइट। जैसा मैंने बताया गुड्स के ऊपर एक राइट मिलेंगे, दूसरे बायर के अगेंस्ट पर्सनली। तो पहले हम गुड्स के राइट्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे बायर के अगेंस्ट कौन से पर्सनली राइट्स हमको प्राप्त होते हैं। So right against the goods, the above said rights of unpaid seller are against the goods। In addition to these rights, unpaid seller can has a right has certain rights against the buyer personally। So दो प्रकार के rights, एक against the goods, दूसरा against the buyer personally। तो ऐसे दो rights उसको प्राप्त होते हैं। पहले goods के बारे में चर्चा करेंगे। तो वही दिया हुआ है, let us first discuss the rights of unpaid seller against the goods। सो पहला राइट है इसमें राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ वेंडर्स लीन। इसको अगेन एक छोटा सा डायग्राम बना के इससे हम समझते हैं। सो रजिस्टर में आधे पेज पे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, ऐसा लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट के बदले। सो अनपेड सेलर्स राइट ऑन गुड्स। सो अनपेड मीन्स डिफॉरेस्टेशन, पेड, पेड, अनपेड, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है बहुत हो गया। तो अनपेड सेलर को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम प्रक्रिया समझते हैं। आपको प्रोसेस तो पता ही है कैसे गुड्स भेजे जाते हैं। सो गुड्स कैसे भेजते हैं, तो पहले एक सेलर होता है
बिग बायर होता है जब दोनों मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, अरे कॉन्ट्रैक्ट होता है। और गुड्स भेजते कैसे हैं, तो सेलर जब गुड्स भेजेगा बायर को, तो सबसे पहले तो सेलर के पास गुड्स रेडी होंगे, पोजीशन उसका है। इसके बाद ये ले जाके इसको दे देगा ट्रांसपोर्टेशन के ऑफिस में। तो अपने सनी बाजी है, सनी ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में ले जाके गुड्स हम हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद गुड्स यहाँ से लोड होते हैं ऑन द ट्रक, अरे ट्रक नहीं ट्रक, फिर गुड्स जा रहे हैं 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 जा रहे हैं, बस 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 चले गए, गुड्स पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे भी अगर ट्रांसपोर्टेशन का ऑफिस है तो वहाँ गुड्स पहले अनलोड होंगे, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली बायर फोन करता है, बायर से कांटेक्ट करके उसको दे दिए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के पास रखे हैं मान लो, इसके बाद बायर के पास जो बिल्टी होती है वो बिल्टी लेके जाएगा, यहाँ पे बिल्टी ले जा रहा है, बाल्टी नहीं, एकदम पांचट मारता हूँ मैं कभी कभी, ये मेरे को ही लगता है क्या बोल रहे हैं। तो बिल्टी ले जाएगा और गुड्स प्राप्त करके लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो हाँ, कभी ऑयल वगैरह बेचे हैं तो फिर बाल्टी भी ले जा सकते हैं। चलो ठीक है। अब इसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, तो देखो गुड्स का पोजीशन इंपॉर्टेंट है पूरे राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए। हमको समझना होता है पोजीशन के बारे में। अब हम ओनरशिप किसकी भी हो इससे कोई लेना देना नहीं, सेलर की हो या बायर की हो। हम अब पूरा जो चर्चा करते हैं, जो अनपेड सेलर्स राइट्स ऑन गुड्स होते हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पोजीशन। पोजीशन किसका है वो देखना है। सो अगर गुड्स यहाँ पे है तो जब तक यहाँ पे गुड्स है ना तब तक उसको जो राइट प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ लीन। तो जब तक गुड्स उसके पोजीशन में है यहाँ तक के, समझो यहाँ तक के गुड्स उसके पोजीशन में है, तो यहाँ तक के इसको जो राइट मिलेगा राइट ऑफ लीन मिलेगा। राइट ऑफ लीन मीन्स राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। दे विल हैव अ राइट टू रिटेन, लीन का मतलब ही होता है दैट मीन्स राइट टू रिटेन द पोजीशन। पोजीशन अपने पास रखने का अधिकार। तो जब तक के मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा मैं गुड्स देने से मना कर सकता हूँ, इफ आई एम एन अनपेड सेलर। सो ये पहला राइट होता है इसका जो अगेंस्ट द गुड्स है, राइट ऑफ लीन। सो पोजीशन किसका है यहाँ पे, पोजीशन इज ऑफ द सेलर। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, राइट ऑफ लीन क्या है, तो राइट टू रिटेन द पोजीशन है। रिटेन करने का मतलब ही होता है जब तक आपका पोजीशन है तभी तक आप ये राइट एक्सरसाइज कर पाओगे। क्योंकि एक बार वो जा चुकी है, वो यानी जो चीज है वो जा चुकी है, तो गुड्स वगैरह चले गए तो फिर आप रिटेन थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, आप रीगेन जरूर कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, बट रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन तभी तक किया जा सकता है जब तक कि आपके पास है। सो अगर पोजीशन आपका है तभी तक यू कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, अगर पोजीशन जा चुका है देन यू कैन नॉट रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। तो एक बार आपने अगर ट्रांसपोर्टेशन वालों को गुड्स ले जाके दे दिए, यहाँ आपका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा राइट चालू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कब तक मिलेगा आपको, जब तक के ट्रांजिट में है गुड्स, यानी बायर को पोजीशन मिलने के पहले यहाँ तक के आपको मिलेगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो ट्रांजिट में रोकने का अधिकार, तो ये ट्रांजिट है।
ट्रांजिट में जब गुड्स हैं तो हम उसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं एंड फिर वापस मंगा सकते हैं। इसीलिए हम इसको एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, राइट टू रीगेन द पोजीशन, रीगेन या रिज्यूम द पोजीशन। पोजीशन जा चुका था बट हम वापस प्राप्त कर रहे हैं, तो राइट टू रीगेन द पोजीशन। एंड यहाँ पे जब हम ये राइट एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पे कैरियर विल नॉट बिकम द एजेंट ऑफ बायर। इसको हम एजेंट ऑफ बायर नहीं मानते, इनफैक्ट ही बिकम्स द एजेंट ऑफ सेलर, क्योंकि मेरे इशारे पे वो काम कर रहा है। मैंने उसको बोला कि भाई रुक जाओ, जहाँ पे भी हो वहीं रुक जाओ, फिर गुड्स वापस ला लो, या कहीं और मैं पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं वापस मंगाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स आधे रास्ते पहुंच गए, मुझे नागपुर से दिल्ली तक भेजना था गुड्स, अब बीच में पहुंच चुके हैं, भोपाल तक पहुंच गए, वहां से उल्टा वापस मंगाना जबरदस्ती खर्चा होगा। तो वहाँ आसपास कोई पार्टी होगी, मेरा एजेंट होगा, कोई गोडाउन होगा, तो वहां पे रखवा सकता हूँ गुड्स। तो यहाँ पे मैं राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा पोजीशन जा चुका था बट मैं अपना पोजीशन वापस क्लेम कर रहा हूँ बाय स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, रोक के मैं रीगेन कर रहा हूँ पोजीशन को। तो पोजीशन रिज्यूम करना या रीगेन करना, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एंड तीसरा राइट जो इन दोनों राइट्स के साथ में प्राप्त होता है, दैट इज राइट टू रीसेल द गुड्स, राइट ऑफ रीसेल। तो वो बाद में देखते हैं, अब एक एक करके हम लोग चर्चा चालू करते हैं। अभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट को छोड़ देते हैं, पहले राइट ऑफ लीन समझ के उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करते हैं। सो लीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, लीन का मतलब है राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। जब तक आपके पास पोजीशन है तभी तक आप पोजीशन रख सकते हैं। ओनरशिप किसकी हो, किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राइट कब कब अवेलेबल होगा, तो राइट ऑफ लीन, राइट टू रिटेन द पोजीशन इज अवेलेबल इन केस ऑफ फर्स्ट कैश सेल। कैश सेल के केस में ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो कैश सेल अगर हो रहा है, दैट मीन्स बोला गया था कि तुम पैसा दे देना और मैं तुमको गुड्स दे दूंगा, आगे वाला पैसे ही नहीं लेके आ रहा है, तो हम यहाँ पे गुड्स देने से मना कर सकते हैं। इवन इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, इट इज इमटेरियल हु इज द ओनर। जैसे समझो आज आप टिफिन लाना भूल गए, अब आपको बड़ी भूख लगी थी, आप सामने देखते हैं आज सब बंद है, दुकान दुकान कुछ भी चालू नहीं है, आप देखते हैं सामने से एक फल वाला जा रहा है, वो सेब लेके जा रहा है बहुत सारे, आप सोचते हैं चलो आज सेब खा के गुजारा कर लेंगे, आप जाते हैं उसके पास, बोलते हैं कि भैया एक पाव सेब देना। अब वो सेब तौलता है, तौल के दो सेब आ गए एक पाव में, मान लो दो सेब उसने निकाला, अलग एक थैली में डाला और आपको दे रहा था और बोला बाबूजी पैसे। आप देखते हैं पैसे, हाँ बाबूजी अपन बाबू है, तो वैसे बाबू नहीं है, मेरे बाबू ने खाना खाया बट बाबूजी है, वो उन लोग ऐसे ही बोलते हैं, पता है आपको। तो वो आपसे पैसे मांग रहा है। अब ये क्या है, कैश सेल है, आपको पैसा देना था और गुड्स लेना था, एक नॉर्मल कैश सेल का उदाहरण है। अब यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि अरे भैया पैसे तो वो ऊपर रह गए, बैग में रखे हुए हैं, तो आप उसको बोलते हैं भैया पैसे ऊपर है, बैग में है, मैं लेके आ जाता हूँ, आप मुझे अभी का ये गुड्स दे दो, आप मुझे सेब दे दो, मैं अभी लेके आ जाता हूँ। वो आपको सेब देगा नहीं, वो बोलेगा नहीं बाबूजी कोई जल्दी नहीं है, आप पहले पैसा लाओ उसके बाद गुड्स ले जाना। सो यहाँ पे वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर रहा है, सो उसको भी पता है ये राइट मिलता है, कभी सीए कर रहा था वो, तो उसको बोले थे उसके घर वाले ने पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फल बेचेगा सब्जियां, तो नहीं है ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन। सो उसने सोचा यार अच्छा बिजनेस है, इसमें ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, सच में। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें अपने को दिखता है कि पैसा नहीं होगा बट बहुत पैसा आ जाता है, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो हाँ चाय वाले डॉली है, एक्चुअल में है, बहुत बिजनेसेस है। मेरे खुद के ऑफिस में एक एम्प्लॉय था पहले, फिर उसने कलमना में खुद का काम चालू किया यही भाजी वाजी का, और इतना बड़े लेवल पे आ गया अभी, उसके बड़े बड़े ट्रक खरीदता है, कंटेनर खरीदते एक एक सीधा वही बेच देते हैं, तो बड़े लेवल पे जाते हैं उसमें भी लोग। तो पहले एम्प्लॉय था मेरे यहाँ पे वो, फिर उसने सोचा खुद का काम चालू करते हैं, क्लाइंट था मेरा कलमना में काम करता था, उसने बोला चल मैं हेल्प करता हूँ, साथ में मिलके उससे फिर वो ग्रो कर गया, अभी बढ़िया है। अभी बोलता है मेरे को कई बार, सर आओ हफ्ते में एक बार आके आप सब्जियां ले जाया करो मेरे पास से, तो
लेकिन उतने दूर कौन जाए, तो है बताता है। लेकिन बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कोई कोई छोटे छोटे सेलर्स होते हैं, बोलते हैं हमने गांव से सब्जी लाया, तो वो बताया उसने कि गांव से नहीं लाते, हमारे पास से ले जाते हैं। तो बताते हैं गांव से फ्रेश लेके आए, कोई गांव से नहीं लेके आते बोले, तो हमारे पास से ले जाते हैं और झूठ बोलते हैं। ऐसा भी होता है, अपने को पता नहीं होता, लेकिन जिन लोग है उस बिजनेस में उनको पता होता है ये चीजें। चलो खैर वापस आते हैं हम। तो सेब वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो फोकस। तो सेब वाला जो है वो आपको सेब देने से मना कर रहा है, वो बोलता है पहले पैसे लाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक अनपेड सेलर है। अब यहाँ मनी ड्यू हो चुका है, बिकॉज इट इज अ कैश सेल। कैश सेल में उसका अधिकार है कि आप पैसा दोगे तो वो गुड्स देगा, तो आप पैसा नहीं दे रहे, दैट मीन्स इज एन अनपेड सेलर। फिर यहाँ ओनरशिप भले आपको ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए। तो अनअसर्टेन गुड्स थे, बहुत सारे सेब थे, उसने एक पाव सेब तौल के अलग निकाल के रख दिया। गुड्स हैव बीन असर्टेन्ड बाय वैलिड एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट हो गए, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बट स्टिल ही कैन एक्सरसाइज दैट राइट। अभी भी वो बोल सकता है कि नहीं पहले पैसा लाओ फिर गुड्स ले जाना। सो उसको ये राइट प्राप्त होता है इन केस ऑफ कैश सेल। अगर उसको पैसा नहीं मिला है, इफ इज एन अनपेड सेलर, देन ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट। ठीक है, तो सेब वाला एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। कैश सेल में इवन अगर ओनरशिप चली भी गई है तो भी राइट्स प्राप्त होंगे। दूसरा, वैसे क्रेडिट सेल में राइट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्रेडिट सेल में बात ही होती है कि पैसा मैं बाद में दूंगा, ड्यू डेट हैज नॉट येट अराइव्ड, तो इसलिए हम उसको अनपेड नहीं बोल सकते। तो क्रेडिट सेल में जनरली नहीं मिलता, बट क्रेडिट सेल में मिलेगा एक केस में, ओनली व्हेन, ओनली इफ क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड। अगर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, तब ये अधिकार प्राप्त होगा। जब तक क्रेडिट पीरियड है तब तक सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, क्योंकि क्रेडिट पीरियड है, दैट मीन्स मुझे उसने बोला ही था कि भाई पैसे बाद में दे देना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे समझो मैं टीवी खरीदने जाता हूँ, हाँ बना लो, चिल्लाओ मत, तो हाँ चालू हो जाता है बच्चों का, मैंने ऐसे स्लाइड बना, अरे ठीक है बना लेना, लिख लेना। सो समझो मैं टीवी खरीदने गया, गरीब आदमी हूँ मैं, मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं होते, हम लोग दाल में पानी मिला के खाते हैं, तो बहुत गरीब है हम लोग, दाल में पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो टू व्हीलर से आता हूँ मैं बेचारा गरीब, बाकी सब कार से आते हैं, बेचारा गरीब आदमी हूँ, छोटे लोग। सो खैर, अब मेरे को टीवी खरीदना था, घर का टीवी खराब हो गया, मेरे को वाइफ बोलती है जाओ टीवी लेके आओ। ऐसे नहीं बोलते, टीवी लाने भेजते मेरे को। अब मेरे को सैलरी मिली नहीं है इस बार की, अभी तक की सैलरी नहीं हुई है। जो सैलरी मिली थी 2 तारीख को, 3 तारीख को मिली थी, अब वो खत्म हो गई पूरी। अब मुझे टीवी खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है। मैं जाता हूँ दुकान में, दुकानदार को बोलता हूँ भैया देखो यार पैसे नहीं है लेकिन टीवी चाहिए घर पे, अब मैच वगैरह, आज वर्ल्ड कप है, फाइनल है, तो थोड़ा मैच वगैरह भी देखना है। तो उसको नहीं बोलेंगे घर पे गालियाँ पड़ी जाओ लेके आओ, मैच देखना है, तो रीजन को चलो और बताना पड़ता है। तो उसने बोला, वो मुझे जानता है, तो बोलता है ठीक है शर्मा जी आप टीवी लेके चले जाओ। मान लो, वैसे आज एकदम लास्ट डेट नहीं गिनते हैं, पर मान लो आज 10 तारीख है, मान लो, मानने को क्या, कुछ भी मान सकते हैं। तो 10 तारीख है, और 10 तारीख को उसने बोला कि ठीक है शर्मा जी आप टीवी लेके जा सकते हैं, डिलीवर यहाँ पे हो जाएगी, गुड्स डिलीवरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने बोला यार पैसा नहीं है, तो पैसा मेरी समझो सैलरी आने वाली है 30 तारीख को, तो मैंने बोला यार 30 तारीख को पैसा आएगा तब पेमेंट कर दूंगा। तो बोलता है ठीक है शर्मा जी आप 30 तारीख को पेमेंट कर देना, यहाँ पे पेमेंट करने की बात हुई है। दैट मीन्स इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल है, और ये जो पीरियड मिला है इसको हम एक नाम देते हैं क्रेडिट पीरियड। तो मुझे 20 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दिया उसने, शर्मा जी आप गुड्स अभी लेके चले जाओ, पेमेंट तो ठीक है आप पे हमको ट्रस्ट है, आप पैसा डुबाओगे तो नहीं, आज नहीं कल आप पेमेंट दे ही दोगे, तो 30 तारीख तक कभी भी पेमेंट दे दो। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं गुड्स को अगर 10 तारीख को लेके आता हूँ, तो क्या वो मना कर सकता है क्या कि शर्मा जी गुड्स मत ले जाओ, बिकॉज ही इज एन
अनपेड सेलर? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात ही हुई है कि भाई पैसा तो 30 को मिलेगा, तो आज वो गुड्स देने को एग्री करा है, तो आज वो ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इवन इफ उसको पैसा नहीं मिला है तो भी। वैसे देखा जाए ना, टेक्निकली वो अनपेड सेलर कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि अनपेड सेलर कब कहलाता है वो, जब उसको पैसा नहीं मिलेगा ऑन द ड्यू डेट। यहाँ ड्यू डेट अभी आने की है, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो अनपेड सेलर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनपेड सेलर तब बनता है जब ड्यू डेट पे उसको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अभी ड्यू डेट इज येट टू अराइव, सो टेक्निकली स्पीकिंग ही इज नॉट एन अनपेड सेलर। तो यहाँ तक कि उसको कोई लीन नहीं मिलेगा इस पूरे पीरियड में, ही कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। ठीक है, हम एग्जाम्पल में टीवी ले रहे हैं। ठीक है, तो टीवी वो डिलीवर करने वाला था 10 तारीख को और बोला था 30 तारीख तक कभी भी पेमेंट कर देना, तो मैं 10 तारीख को टीवी लेके आ सकता हूँ, ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। समझो 10 को मुझे टाइम नहीं मिला, 11 को मैं जाऊंगा और बोलूंगा टीवी दे दो, तो क्या वो लीन एक्सरसाइज कर पाएगा? तो अगेन नहीं, क्योंकि 10 को नहीं लाया मैंने, 11 को भी ला रहा हूँ, 12 को ला रहा हूँ, कभी भी ला रहा हूँ मैं, 10 के बाद 30 के पहले तक कभी भी मैं गुड्स लेके आ सकता हूँ विदाउट पेइंग द प्राइस। लेकिन समझो 30 तारीख एक्सपायर हो गई, अब मैं अगले महीने 1 तारीख को जाता हूँ और बोलता हूँ भैया गुड्स दे दो, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया। अब वो बोल सकता है कि शर्मा जी आप पहले पैसा पे करो फिर गुड्स लेके जाना, इसके बाद सिंस द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड नाउ उसको राइट मिल जाएगा, यहाँ पे ही विल बी एबल टू हैव द राइट ऑफ लीन। अब वो बोल सकता है कि शर्मा जी देखो 30 तारीख की बात हुई थी ना, अब आप पहले पैसा दो फिर गुड्स ले जाना, बिकॉज नाउ अगर 30 तारीख तक मैं गुड्स नहीं लेके आ रहा हूँ तो, अगर पहले ला लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट समझो उसने बोला था आप ले जाओ गुड्स लेकिन मैं लाया ही नहीं, अब 10 निकल गए, 20 निकल गई, 25 तारीख निकल गई, 30 तारीख आ गई, 30 तारीख को अगर मैं जाऊंगा बोलूंगा भैया वो टीवी देने वाले थे, अब वो बोल सकता है कि शर्मा जी पहले पैसे दो फिर जाके टीवी ले जाना। सो क्योंकि अब क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, तो इसीलिए आपका जनरल रूल निकल के आता है जब तक के क्रेडिट पीरियड है यहाँ पे आपको लीन एक्सरसाइज करने का अधिकार नहीं मिलता, तो जब तक क्रेडिट पीरियड रहेगा तब तक देयर विल बी नो राइट ऑफ लीन। बट अगर मैंने यहाँ तक के डिलीवरी नहीं लेके आया हूँ, इसके बाद अगर मैं जाऊंगा कि भैया वो टीवी देने वाले थे आप, तो यहाँ वो बोल सकता है शर्मा जी पहले पैसा दो फिर गुड्स ले जाना, बिकॉज नाउ द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड एंड देन ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, फिर उसको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो जनरल रूल निकल के आएगा आपका कि इन केस ऑफ क्रेडिट सेल जनरली लीन नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट सेल में जनरली हम पहले गुड्स ला ही लेते हैं, बट अगर नहीं लाए हैं हमने और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया देन द सेलर विल बी एंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ लीन, तो लीन बाद में उसको प्राप्त हो जाएगा। सो दूसरा केस जो है क्रेडिट सेल में, लेकिन तब मिलेगा लीन जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होगा, अगर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होता है तो उसको राइट प्राप्त नहीं होता। एंड तीसरा केस है in case of insolvency of buyer, बायर के इंसॉल्वेंसी में भी हमको यह अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ इंसॉल्वेंसी का मतलब थोड़ा अलग है, यहाँ इंसॉल्वेंसी का मतलब है कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, समझते हैं इसको? कमर्शियल इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब वो गुड्स के पैसे पे नहीं कर पा रहा है, भले ही अभी तक उसके अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो ये जरूरी नहीं, तो जनरली इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब होता है, जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है, कोई कोर्ट चला गया बोल रहा है पैसे नहीं पे कर रहा और कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि ये इंस्टॉलमेंट हो गया, तब इंस्टॉलमेंट मानते हैं हम, जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता हम उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मानते। लेकिन जब हम ये राइट्स पढ़ रहे हैं यहाँ इंस्टॉलमेंसी को अलग प्रकार से डिफाइन किया है, यहाँ पे बोला गया है इंस्टॉलमेंट हम तब मान लेते हैं जब वो पैसे पे करने में असमर्थ है, भले अभी तक के कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया है, बट इफ ही इज अनेबल टू पे द डेट्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, जैसे जैसे पैसे पे करने की जिम्मेदारी उत्पन्न हो रही है वो उनको पे करने में असमर्थ है, तो हम मान लेते हैं वो इंसॉल्वेंट हो गया। दैट मीन्स कमर्शियल इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, so even if court
लेकिन जब जनरल और स्पेसिफिक रूल होते हैं तो हमको स्पेसिफिक रूल हमेशा फॉलो करना पड़ता है। तो वो रूल जनरल रूल है, वो डिफरेंस बिटवीन तक के ठीक है, आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं तब तक के वो रूल लिख सकते हैं आप। लेकिन जब आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लीन वगैरह की बात करेंगे, यहाँ पे हम यही वाला राइट सुपीरियर मानेंगे कि अनपेड सेलर को राइट रहता है, अगर उसको पैसा नहीं मिला है तो भले ही वो ओनर बन चुका है आगे वाला, तो भी हम उसको गुड्स नहीं देंगे। तो ध्यान रखो, एक जनरल रूल होता है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमको इंटरप्रिटेशन के रूल्स इस साल नहीं है, अगले साल हम पढ़ेंगे। अगले साल हमको देखने को मिलेगा कि हमेशा स्पेशल प्रोविजंस विल ओवरराइड द जनरल प्रोविजन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जनरल बातें लिखी गई है, कुछ स्पेशल लिखा है, सो स्पेशल को हमको हमेशा ओवरराइड करना पड़ता है, स्पेशल हमेशा फॉलो किया जाएगा। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है इन केस ऑफ अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर को ये राइट मिलेगा, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू दिस राइट। लेकिन ये राइट है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दैट मींस अगर कहीं कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और बोल दिया नहीं शर्मा जी आपको कुछ देना ही पड़ेगा, तो फिर देना पड़ेगा, फिर मैं ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर कर चुका है, ठीक है। सो कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो मुझे गुड्स भेजना है दूसरे कोई व्यक्ति को, ये समझो मैं नागपुर में हूँ, शर्मा जी ये पांडे जी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली के पांडे जी को अपने को गुड्स भेजना है। अब यहाँ पे मेरे गुड्स पैक हो रहे थे, यहाँ पे रेडी हो रहे थे, कंसाइनमेंट पूरा डब्बे डब्बे में डाला जा रहा था, टर्शियरी पैकिंग में उसको पैक किया जा रहा था। उतने में गुप्ता जी आते हैं मेरे दुकान पे, और गुप्ता जी आके मुझे बोलते हैं, पूछते हैं शर्मा जी किसके लिए गुड्स बना रहे हो, गुड्स पैक कर रहे हो। तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये पांडे जी अपने पांडे जी के लिए गुड्स पैक किए जा रहे हैं। तो बोले अच्छा वो दिल्ली वाले पांडे जी। तो मैं बोलता हूँ हाँ, एक ही बिजनेस वाले हैं, जानते हैं एक दूसरे को। तो बोलते हैं अरे वो पांडे जी का व्यवहार ठीक नहीं है, उनको मत भेजो गुड्स, वो पैसा नहीं पे कर रहे हैं आजकल। मैं टेंशन में आ जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ क्यों आपके पैसे अटके हैं क्या? तो बोले हाँ यार मेरे 4-5 महीने हो गए पैसे नहीं दिए, 1 महीने में देने की बात हुई थी। अब यहाँ पे मैं टेंशन में आ गया, फिर मैं दुबे जी को फोन करता हूँ। दुबे जी बोलते हैं कि हाँ यार वो पांडे जी का व्यवहार ठीक नहीं है आजकल, पैसे वैसे नहीं दे रहे हैं, मेरे भी 6 महीने से पैसे अटके हैं। फिर शुक्ला जी को पूछे, शुक्ला जी ने भी सेम चीज बताया। ऐसे में सबसे बात करता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि हाँ वो पैसा पे नहीं कर रहे हैं आजकल। दैट मीन्स अब मैं ये मान सकता हूँ कि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है, भले अभी तक के कोर्ट ने ऑर्डर नहीं पास किया, बट ही इज नॉट पेइंग द डेट्स। जैसे जैसे वो ड्यू हो चुके हैं, वो पे करने में समर्थ नहीं है, तो वी कैन कंसिडर हिम एज इंसॉल्वेंट। तो यहाँ इंसॉल्वेंसी को डिफाइन किया है स्पेसिफिकली। तो इंसॉल्वेंसी को डिफाइन करते वक्त बोला है कि व्हेन ही हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, और व्हेन ही इज अनेबल टू पे द डेट्स, जब वो पैसा नहीं पे कर रहे हैं, whether or not he has committed any act of insolvency or not, that means कोर्ट ने एडजुडिकेट किया नहीं किया इससे कोई लेना देना नहीं हमको। सो इंसॉल्वेंट हम तब मान लेंगे जब वो पैसा नहीं पे कर रहे हैं, और अगर वो पैसा पे नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम गुड्स अपने पास रखेंगे, हम गुड्स का पोजीशन नहीं देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। सो वैसे अगर पैक होने के ही थे तो ओनरशिप मेरी होगी, तो ओनरशिप जाने की होगी, तो ओनरशिप नहीं गई है तब तो मुझे राइट मिलेगा ही, बट इवन इफ अगर ओनरशिप जा भी चुकी है तो भी मुझे ये राइट प्राप्त होता है। सो आई कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑन द गुड्स, आई कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। सो ये इतना पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सो राइट ऑफ लीन, या इसी को हम एक नाम और देते हैं वेंडर्स लीन। वेंडर मींस सेलर, राइट ऑफ लीन या वेंडर्स लीन। द अनपेड सेलर हैज अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस, तो उसको प्राइस के लिए लीन मिलती है while he is in possession। और कब मिलेगी? while he is in possession। if possession is lost तो लीन नहीं मिलेगी, while he is in possession until payment or tender of price, जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक। A lien is a right to retain the possession of goods until payment of the price। तो वैसे लीन का मतलब आपको पता ही होगा, क्योंकि अब सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं अपन। पहले एक बार लीन आया था जब हमने जब गुड्स छपड़े थे, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था, तो तब एक बार लीन आया था। अब सेकेंड टाइम अभी जब हम लीन पढ़ रहे हैं, तो ये लीन कौन सा है? तो अनपेड सेलर्स लीन है। सो लीन का जो राइट होता है, ये राइट आपने यहाँ भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा है, आगे और आने वाला है। आगे भी आप लीन का राइट पढ़ोगे, जैसे पार्टनर्स को भी कई बार लीन मिलते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ोगे आप। फिर अभी हम बेलमेंट प्लेस पढ़ने के हैं, तो वहां पे भी आपको लीन का अधिकार मिलेगा। तो ऐसे लीन बहुत जगह दिखेगा आपको। अगले साल आपको
कंपनीज एक्ट में भी लीन का राइट दिखेगा। तो ये लीन कंटिन्यू आगे तक के आपको देखने को मिलेगा, इवन सीए इंटर फाइनल लेवल तक के लीन दिखेगा। तो लीन हर एक्ट में लगभग होता ही है। तो जब तक कि उसको पैसा नहीं मिलेगा तब तक ही कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ही इज एंटाइटल्ड टू लीन इन द फॉलोइंग थ्री केसेस, नेमली पहला कैश सेल वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू क्रेडिट। तो क्रेडिट की कोई कंडीशन नहीं है, टर्म नहीं है, दैट मींस कैश सेल। दूसरा वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। और तीसरा व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पहले, पेज नंबर 14.3 में दिया है, हु इज इंसॉल्वेंट। जैसा कि मैंने आपको चीख चीख के बताया कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसने पैसा नहीं दिया, जो पैसे नहीं दे रहा है उसको हम इंसॉल्वेंट मान लेंगे। So the term insolvent is used here to denote a person who is financially embarrassed, जो embarrass हो चुका है। embarrass होना means शर्मिंदा होना, यानी मैं पैसा नहीं दे पा रहा, उसको खुद को ही बुरा लगता है, तो उसको embarrass होना बोलते हैं अपन। ठीक है, embarrassment पता ही होगा आपको, होता है कभी कभी। So the term insolvent is used here to denote a person who is financially embarrassed, that means पैसा वगैरह वो नहीं दे रहा है। It is not necessary, ये जरूरी नहीं that buyer should be declared as insolvent by the court of law before the right of stoppage in transit can be exercised. Even same point, जब right of lien exercise होगा तब भी। According to section 2(8), so section 2(8) बताता है the buyer is said to be insolvent, तो buyer को हम insolvent मान लेंगे when he has ceased to pay his debts in the ordinary course of business, जब वो पैसा पे नहीं कर रहा है। he has ceased हो जाना means पे करने से मना कर देना, नहीं पे कर पाना। तो he has ceased to pay, he is unable to pay his debts। ठीक है, तो cease to pay means unable to pay his debts in the ordinary course of business। और एक और केस दिया है, he cannot pay his debts as they become due, जैसे जैसे वो ड्यू होते जा रहे हैं, जैसे जैसे पेमेंट करने की जिम्मेदारी उत्पन्न होती जा रही है, वो पेमेंट करने में अगर समर्थ नहीं है तो हम मान लेंगे वो इंसॉल्वेंट हो गया। वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, सो वेदर ही हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया या नहीं किया। तो यहाँ इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, या फिर दूसरे शब्दों में फाइनेंशियली एम्बेरस हो जाना, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। अब राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकेंगे हम, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं। सो एक एक करके हम समझते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग से रूल्स हैं। द सेलर में एक्सरसाइज, तो सेलर एक्सरसाइज कर सकता है तो फिट हो जाएगा। नहीं, वो वाली एक्सरसाइज नहीं, द एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। इतने पंचट मारता हूँ मैं कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा। द सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन नॉटविथस्टैंडिंग, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स एज एजेंट और डेली फॉर द बायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एज एजेंट ऑफ बायर काम कर रहा है। दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स व्हेन द बायर इज ओनर एंड सेलर उसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तब भी वो ये राइट को एक्सरसाइज कर पाएगा इफ ही इज एन अनपेड सेलर। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स दैट इज इवन इफ द बायर इज द ओनर, बायर हैज बिकम द ओनर, देन आल्सो ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। ठीक है, ऊपर ही बता दिया था, वही फिर से दिया है। फिर इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर उधारी पे बेचे गए, तो ये भी ऊपर बता दिया मैंने। द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू पार्ट विद, ये भी ऊपर बताया था, गिव अप। पार्ट विद का मतलब है गिव अप। ठीक है, तो पार्ट विद द पोजीशन, पार्टेड विद यहाँ बताया था मैंने, गिवन अप। ठीक है, तो वही है पार्ट विद। सो इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव अप द पोजीशन, सो वो मना नहीं कर सकता अनलेस द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। मना कर पाएगा जब टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो गया है। जब तक क्रेडिट पीरियड है, he will not have the right of lien, he will have to give the goods, वापस करना पड़ेगा। Lien can
बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस, सिर्फ प्राइस के लिए, और कोई चार्जेस के लिए नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्राइस के लिए लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अनपेड सेलर हैज द लीन ऑन गुड्स ओनली फॉर द प्राइस एंड नॉट फॉर अदर चार्जेस, लाइक फ्रेट का पैसा पे नहीं कर रहे हैं, उसके लिए लीन नहीं मिलेगी। कोई और चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस वगैरह लिया था उससे, उसके पैसे नहीं पे कर रहा, उसकी लीन नहीं मिलेगी। लीन मिलेगी ओनली फॉर द प्राइस, जो गुड्स की कीमत है उसके लिए आपको लीन मिलेगी, कोई चार्जेस वगैरह के लिए नहीं मिलेगी। एंड नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रेट हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, ये सब के लिए लीन नहीं मिलती है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी का क्या फर्क पड़ेगा? अगर पार्ट डिलीवरी हमने कर भी दिया है तो भी बचे हुए पार्ट पे हम लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जैसे समझो गुड्स रखे हुए थे मेरे पास, अब मैंने कुछ गुड्स भेज दिया था, उसके बाद गुप्ता जी आके बताते हैं अरे शर्मा जी, पांडे जी को तो गुड्स नहीं भेजना चाहिए आपने। तो अगर पार्ट डिलीवरी हो भी चुकी है तो भी बचे हुए पार्ट को मैं रोक सकता हूँ, अगर मुझे बाद में पता लगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो ऐसे केस में आई कैन रिटेन द गुड्स इवन आफ्टर पार्ट डिलीवरी। ठीक है, सो जनरल रूल है आपका, पार्ट डिलीवरी से राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता। When an unpaid seller has made a part delivery of the goods, so he has made a part delivery, he can still exercise lien on the balance of the goods, so not delivered, जो goods अभी तक के नहीं डिलीवर हुए उस पे वो lien अब एक्सरसाइज कर लेगा। लेकिन कभी कभी पार्ट डिलीवरी ये दर्शाती है कि वो पूरे गुड्स हैंड ओवर कर देना चाहता था, ऐसे केस में फिर लीन नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगी। जैसे सेम एग्जांपल, गुप्ता जी ने आके मुझे बताया कि वो पांडे जी पैसे नहीं देते हैं। अब पांडे जी मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं क्या शर्मा जी आपको ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे पे, गुड्स भेज दो। अब मैं बोलता हूँ हाँ यार, अपने साथ तो कभी गलत हुआ नहीं, बराबर पैसे मिल गए हर बार। तो मैं बोलता हूँ ठीक है आप गुड्स ले जाओ, तो मैंने गुड्स ले जाने बोल दिया। अब पांडे जी का कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ गुड्स लेके गया, बाकी के गुड्स रह गए, उसने लेके नहीं गया। बट यहाँ जो मैंने बोला कि ठीक है आप गुड्स ले जाओ, ये दर्शा रहा है कि मैं पूरे गुड्स देना चाह रहा हूँ, देन बैलेंस पे फिर मुझे अब लीन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी पार्ट डिलीवरी तो हुई है बट इट इज इन कंटेम्पलेशन ऑफ होल, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कभी कभी पार्ट डिलीवरी ये दर्शाती है कि पूरे गुड्स चले गए। तो अगर इस प्रकार से मैंने डिलीवर किया हूँ देन फिर मुझे पार्ट डिलीवरी के बाद लीन नहीं मिलती। लेकिन जनरल रूल है कि पार्ट डिलीवरी के बाद बचे हुए गुड्स पे लीन मिलती है। तो कब नहीं मिलेगी? जब वो पार्ट डिलीवरी दर्शाती है दैट आई एम रेडी टू गिव अप द फुल पोजीशन, तो फिर लीन खत्म हो जाएगी। सो वही दिया है। सो जनरल रूल है आपका, द अनपेड सेलर हैज मेड द पार्ट डिलीवरी देन आल्सो ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ऑन द बैलेंस ऑफ द गुड्स नॉट डिलीवर्ड अनलेस, दैट मींस नहीं मिलेगी लीन कब? द पार्ट डिलीवरी वाज मेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज टू शो एन इंटेंशन टू वेव द लीन। अगर वो ये दर्शा रहा है कि मैं पूरे गुड्स दे देना चाह रहा हूँ, लीन छोड़ना चाह रहा हूँ, देन पार्ट डिलीवरी की लीन नहीं मिलेगी। तो आपका जनरल रूल निकल के आता है कि पार्ट डिलीवरी पे लीन मिलेगी। तो लीन इज अवेलेबल ऑन बैलेंस पार्ट, ये आपका जनरल रूल है। और ये एक्सेप्शन है, ये जो अनलेस के बाद लिखा है ये एक्सेप्शन है, ये नहीं मिलेगी अगर पार्ट डिलीवरी ये दर्शा रही है कि आप पूरे पोजीशन को छोड़ना चाहते थे। ठीक है, फिर वही पॉइंट है कि सेलर कैन एबेंडन यानी छोड़ देना, और वेव द लीन इफ ही सो डिजायर्स। तो ये उसका राइट है, अधिकार है, और वो अधिकार चाहे तो छोड़ सकता है, अपने राइट्स छोड़े जा सकते हैं। सो वो चाहता है कि चलो ठीक है जाने दो, पैसा तो भेज ही देंगे वो, तो ऐसे केस में वो छोड़ भी सकता है इस अधिकार को। टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन कैसे खत्म होती है? टर्मिनेट होना मीन्स खत्म होना, नेस्तनाबूद होना, फना होना, डिस्ट्रॉय होना, समाप्त होना। तो टर्मिनेट कैसे होती है? किसी भी रीजन से अगर पोजीशन चला गया तो लीन चली गई, क्योंकि हमारा ये राइट क्या है, राइट टू रिटेन द पोजीशन है। जब पोजीशन ही जा चुका है तो फिर लीन चली गई, लीन नहीं मिलेगी किसी भी रीजन से। अगर समझो यहाँ पे मैं लीन एक्सरसाइज करने वाला था, समझो मैंने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया, अब ये चीज पांडे जी को पता लग गई, पांडे जी मेरी दुकान पे आते हैं, पांडे जी आके यहाँ पे मुझसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, बट मैं अल्टीमेटली दुकान पे था नहीं। मेरे दुकान पे एक छोटू बैठा है, छोटू को कुछ पता नहीं कि अपन ने लीन एक्सरसाइज
में लीन खत्म हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा नुकसान हो गया, अभी तो हम सिर्फ गुड्स के राइट्स पढ़ रहे हैं। अगर इसने गुड्स लेके चला भी गया है तो अभी भी मेरा अधिकार है, मैं इसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ पर्सनली। अभी बचे हुए अधिकार हैं, अभी हम वो पढ़ने के हैं। अभी हम कौन से अधिकार पढ़ रहे हैं? सिर्फ गुड्स के ऊपर के अधिकार पढ़ रहे हैं, अनपेड सेलर्स राइट्स ऑन गुड्स पढ़ रहे हैं अभी हम। तो गुड्स के ऊपर जो राइट्स उसको प्राप्त हो रहे हैं। अगर गुड्स के राइट्स चले भी गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे पैसे चले गए, गुड्स भी चले गए। इसके बाद भी हम बायर के ऊपर एक्शन तो ले ही सकते हैं। तो उसने गुड्स ले गया लेकिन हम केस फाइल करके उससे प्राइस रिकवर करेंगे, डैमेजेस रिकवर करेंगे, तो ये सब राइट अभी भी रहेगा। ठीक है, सो पोजीशन लेकिन गया तो लीन चली जाएगी बाय एनी रीजन, किसी भी कारणवश अगर पोजीशन गया, so if the possession is lost, the lien is lost, तो लीन खत्म। The unpaid seller of goods loses his lien thereon in the following cases. पहला केस, when he delivers the goods to the carrier, अगर कैरियर को गुड्स दे दिया, यहाँ भी लीन खत्म हो गई क्योंकि हमारा पोजीशन कहाँ तक है? यहाँ तक। इसके बाद कैरियर का पोजीशन आ गया। तो अगर कैरियर का पोजीशन आ गया, इंडिपेंडेंट कैरियर है, वो गुड्स लेके जा रहा है, तो हमारा पोजीशन खत्म हो गया, तो हमारा राइट यही खत्म हो जाता है, इसलिए हमारी लीन यहाँ खत्म हो रही है। इसके बाद फिर एक दूसरा राइट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो लीन तो खत्म हो गई, पोजीशन गया तो, बट इसके बाद हम दूसरा राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक ट्रांजिट है। तो इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। सो अगर हमने गुड्स डिलीवर कर दिए कैरियर को, तो हमारा पोजीशन तो चला गया, सेलर का पोजीशन गया। और अदर बिली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है तो हमारा पोजीशन नहीं जाता। आपको पता है वहां ना ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना पोजीशन जाता है, वहां पे हम मान लेते हैं हमारे पास गुड्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमने गुड्स कैरियर को दे दिया है, इंडिपेंडेंट कैरियर को, तो हमारा पोजीशन जा चुका है, तो हमारा ये राइट खत्म हो जाता है। ठीक है, बट इसके बाद दूसरा राइट चालू होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मीन्स अगली क्लास में, अभी ये क्लास में थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी तो अगली क्लास में देखेंगे, आज ही हो जाएगा लेकिन टाइम है अभी। So पहला, when the seller delivers the goods to the carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal. दूसरा, when the buyer or his agent lawfully obtains the goods, जैसे वो जो दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, पांडे जी आके दुकान से गुड्स लेके चले गए, so he has lawfully obtained the possession, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, lawfully उसने गुड्स लेके चले गया, तो ऐसे केस में मेरा लीन अगेन खत्म हो गया। So when the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, तो किसी भी रीजन से अगर पोजीशन जा रहा है तो लीन खत्म हो जाएगी। When the seller has waived the right of lien, जब सेलर वेव कर देता है, वेव करना मीन्स ऐसे हाथ दिखाना नहीं, वो अलग होता है, वेव करना यानी छोड़ देना। When the seller has waived the right of lien, तो अगर सेलर ने खुद ही छोड़ दिया राइट ऑफ लीन, वो बोलता है ठीक है मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करता, गुड्स ले जाओ बट पेमेंट टाइम पे कर देना, तो ऐसे केस में लीन खत्म हो गई। या बाय स्टॉपेल, वो ऐसा दर्शा देता है कि मैं गुड्स पे लीन एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहा। तो किसी भी पार्टी को, जैसे गुप्ता जी मेरी दुकान में आते हैं, गुप्ता जी मुझे बोलते हैं अरे शर्मा जी पांडे जी को गुड्स मत भेजो, आप रोक दो गुड्स अभी, बट फिर भी मैं बोलता हूँ नहीं नहीं पांडे जी मेरे से कभी कुछ खराब व्यवहार नहीं हुआ है, मैं गुड्स उनको देने को तैयार हूँ, तो मैं ये दर्शा रहा हूँ कि मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। तो बाद में फिर आई विल बी स्टॉप फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लीन, क्योंकि बाय स्टॉपर आई विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग माय प्रीवियस कंडक्ट। पहले मैंने जो दर्शा दिया कि मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, देन बाद में मैं उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता। स्टॉपल का मतलब ही है यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। अगर मैंने पहले दर्शाया where the seller conducts so where the seller so conducts himself that leads the third parties to believe that lien does not exist, जब मैं ये बिलीव करा रहा हूँ कि लीन नहीं है, तो ऐसे केस में फिर लीन में बाद में एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, सो इन केसेस में आपकी लीन चली जाएगी। इन सिंपल टर्म्स, जब जब पोजीशन चला गया किसी भी रीजन से तो लीन चली जाती है। एक नोट दिया है, नोट बोलता है अनपेड सेलर का लीन इस रीजन से खत्म नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट का ऑर्डर मिल चुका है मुझे पेमेंट रिसीव करने का। जैसे एक सिंपल सा केस, ए है, ए बी को कुछ भेज रहा था, बट बी इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसा पे नहीं कर रहा है, और इसीलिए ए ने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया, साथ में ये कोर्ट चला जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए।
ऑर्डर पास किया, क्या बोला इसने, तो बी को ऑर्डर किया, बी टू पे प्राइस टू ए। अब मेरे पास एक ऑर्डर की कॉपी भी रखी हुई है, ये लीगल ऑर्डर है, दैट मीन्स मैं एग्जीक्यूट करवा के इसके पास से पैसा क्लेम कर सकता हूँ। अब मैंने दो राइट हो गए मेरे पास, एक तो लीन का अधिकार, दैट मीन्स मैंने गुड्स अपने पास रखा, दूसरा एक राइट है मेरे पास, ये कोर्ट का ऑर्डर रखा हुआ है कि मैं इसके ऊपर एक्शन लेके रिसीव कर सकता हूँ। तो क्या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो मेरे को लीन छोड़ना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, मुझे लीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि एक्चुअल पेमेंट नहीं होता। एक्चुअल पेमेंट करना जरूरी है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ ऑर्डर मिला है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट हुआ क्या? तो नहीं हुआ। जिस दिन एक्चुअल पेमेंट होगा उस दिन मेरी लीन खत्म होगी। तो वो आके मुझे जब ये पेमेंट कर देगा एज पर दिस ऑर्डर, जो कोर्ट ने बोला था इसने आके पैसा दे दिया, तो लीन खत्म हो गई, फिर मैं इसको गुड्स हैंड ओवर करूंगा। सो लीन कब खत्म होती है? जब एक्चुअल पेमेंट होगा। अनपेड सेलर की लीन नहीं खत्म होती सिर्फ इस रीजन से, ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री। डिक्री मींस कोर्ट का ऑर्डर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो उसके पास एक ऑर्डर है, कोर्ट ने बोल दिया है बी को पेमेंट करो, दैट डज नॉट मीन लीन खत्म हो गई। लीन खत्म कब होगी? तो लीन इज लॉस्ट भी नहीं बोलना चाहिए, लीन खत्म हो जाएगी। लीन इज नॉट अवेलेबल, या ठीक है नॉट अवेलेबल, इसको ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस। लेकिन जब तक ये प्राइस नहीं मिलेगा तब तक के लीन इज अवेलेबल। तो लीन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक के हमको प्राइस नहीं मिलेगा। तो डिक्री मिल गई, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है कि पेमेंट करो, तो भी लीन मिलती है। लीन खत्म होगी जब पेमेंट मिल जाएगा, तो पेमेंट रिसीव होने पे लीन खत्म होती है। जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगा तब तक के लीन खत्म नहीं होती। एंड लास्ट पॉइंट है कि लीन एक्सरसाइज करने से सेल कैंसिल नहीं हो जाती। सेल इज नॉट रिसेंडेड, रिसेंड होना मींस कैंसिल होना, सेल इज नॉट कैंसल्ड। अब ये वर्ड तो कई बार आ गया है बाय लीन। तो सिर्फ मैं लीन एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं सेल कैंसिल हो गई। अभी भी पांडे जी जब उनको पता लगा कि भाई शर्मा जी ने लीन एक्सरसाइज किए हैं, होता है कभी कभी, तो गुप्ता जी आके मुझे बताते हैं कि शर्मा जी वो पांडे जी को गुड्स मत भेजो, पैसे नहीं देते हैं। फिर दुबे जी ने भी बोल दिए, शुक्ला जी ने भी बोल दिए, सब लोगों ने बता दिए। अब इसमें समझो दुबे जी थोड़े ज्यादा शाइनी निकले। दुबे जी ने इधर फोन किया पांडे जी को, पांडे जी को बोल दिया अरे वो शर्मा जी ना आपके गुड्स रोकने वाले हैं। होते हैं कुछ कुछ लोग ऐसे, दोनों तरफ बता देते हैं। तो उधर जाके पांडे जी को भी बता दिया। अब यहाँ पांडे जी मुझे फोन करते हैं, पांडे जी बोलते हैं शर्मा जी वो मैं अभी तुरंत आपके अकाउंट में पैसा जमा करता हूँ, आप मुझे गुड्स भेज दो। अगर ये तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो मुझे गुड्स भेजना पड़ेगा। यहाँ पे सेल कैंसिल नहीं हुई है कि मैंने सिर्फ लीन एक्सरसाइज किया तो सेल खत्म हो गई, ऐसा नहीं। सेल अभी भी चालू है। ही कैन मेक द पेमेंट एंड क्लेम द गुड्स। तो अभी भी वो उस सेल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पैसा पे करके गुड्स ले जा सकता है। तो अगर उसको बता दिया है तो ही कैन स्टिल मेक द पेमेंट एंड टेक द डिलीवरी। तो वही लिखा है कि सेल कैंसिल नहीं हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसेंडेड, कैंसिल नहीं होती सिर्फ इस वजह से कि हमने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स लाइव एंड द बायर कैन क्लेम द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय ऑफरिंग द प्राइस, बाय टेंडरिंग द प्राइस। टेंडरिंग मींस ऑफरिंग। तो जब वो पैसा लेके आएगा, पैसा पे करेगा, तब हमारी लीन खत्म होगी। However, if the buyer defaults, the seller's remedy is to resell the goods and claim damages. अगर डिफॉल्ट होता है, अल्टीमेटली उसको पैसा भेज ही नहीं रहा है अगर बायर, तो ऐसे केस में फिर हमको एक अलग राइट मिल जाएगा, राइट ऑफ रीसेल। तो राइट ऑफ रीसेल ये अलग से हम देखने वाले हैं। तो ये पहला राइट हुआ आपका राइट ऑफ लीन। सो इस पे कोई डाउट होंगे तो पूछ लो, फिर हम लोग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगली कक्षा में देखेंगे, कक्षा इन क्लास। राइट ऑफ डिस्पोजल अगर रिजर्व किया है तो वहां तो अपने कंट्रोल में गुड्स माने जाते हैं ना, उसमें गुड्स गए ना ओनरशिप गई। तो जब ओनरशिप भी नहीं गई और गुड्स भी नहीं गए हैं, डिलीवरी भी नहीं हुई है, तो ऐसे केस में तो हमको ये राइट एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, गुड्स हमारी है। तो वहां तो हम गुड्स वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं और फिर से हम मिलेंगे 12:15 बजे, फिर हम आगे की चर्चा चालू